Hello and a very lovely good evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine, and that's what we pray for to the Almighty to always keep you in fine spirits. And today in this particular session, as you must have noticed by now actually, which standard we are going to take up. In fact, we are going to take impairment of assets. तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें इससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा शुरू करें। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का बेसिकली मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का ये जो स्टैंडर्ड है, या इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डील करते हुए स्टैंडर्ड्स है ना, इससे डील करते हुए दो स्टैंडर्ड्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एक तो है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 28 और दूसरा है इंड AS 36। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड दो स्टैंडर्ड्स हैं, AS 28 एंड इंड AS 36। करेक्ट। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का बेसिकली थीम क्या है? थीम ये है कि सपोज कोई एंटिटी है और उसने अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल्स में किसी एसेट को लेटेस्ट से दिखाया हुआ है। मान लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में जो रिप्रेजेंट करा हुआ है लेटेस्ट से 10 lakhs पर या 100 lakhs पर करा हुआ है। अब ये 100 lakhs क्या है? कैरिंग अमाउंट है। दिस इज द कैरिंग अमाउंट। अब मैंने इसको 100 lakhs पर रिप्रेजेंट तो करा है, लेकिन इस एसेट का जो रिकवरेबल अमाउंट है, दिस इज कैरिंग अमाउंट, करेक्ट। लेकिन इसका जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब बाद में हम अभी देखेंगे कि अगर मैं इस एसेट को कंटिन्यूअसली यूज करूं और इस एसेट से मुझे बेनिफिट्स ओनली 80 lakhs के मिल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसी सिचुएशंस में आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। इम्पेयरमेंट का मतलब है कि जब आपका एसेट जिस वैल्यू पर आपने अपनी बैलेंस शीट में लिखा है उतने के बराबर रिटर्न नहीं ला सकता, तो देयर इज नो पॉइंट इन रिफ्लेक्टिंग द एसेट एट दिस वैल्यू। मैंने लिखा है 100 लाख पर हुआ है, लेकिन इस एसेट से मुझे बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं वो केवल 80 lakhs तक के मिल सकते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट इन रिफ्लेक्टिंग दिस। स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम बिजनेस की पोजीशन को एग्जीग्रेट कर रहे हैं। वो बिजनेस की ट्रू पिक्चर को जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसलिए एंटिटी के ऊपर जरूरी है कि हर साल या हर 2 साल में एटलीस्ट एक बार वो अपने एसेट्स को रिव्यू करे और देखे कि उसमें कोई इंपेयरमेंट तो नहीं हुआ है। तो इम्पेयरमेंट का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मतलब तो आपको अब इतना सुनने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट, ये CA जो मैंने लिखा है ये कैरिंग अमाउंट है, अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करता है रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम कहते हैं उस एसेट में इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर मैं इसी एग्जांपल को जारी रखूं तो 100 लाख का कैरिंग अमाउंट मैंने लिखा, 80 लाख का रिकवरेबल अमाउंट लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो एसेट है एक्सीड कर रहा है रिकवरेबल अमाउंट 80 से के मुकाबले 20 से, तो ये 20 जो है इम्पेयरमेंट लॉस है। इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट को हम किससे कंपेयर करेंगे? जैसे कि मैंने अभी बताया, कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट एक बार मैं लिख देता हूं, रिकवरेबल अमाउंट, RA वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट। हम इससे कंपेयर करते हैं और इनको कंपेयर कर करके ही हमें पता लगेगा कि इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं। अगर कैरिंग अमाउंट इसके मुकाबले ज्यादा होगा तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस है। अब पॉइंट ये है कि रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब है। रिकवरेबल अमाउंट को कंप्यूट करने के लिए मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने लिखा कि रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ। अब मुझे दो चीजें कंप्यूट करनी पड़ेंगी, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो रिकवरेबल अमाउंट मानी जाएगी। तो रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करने के लिए मुझे एक तो कंप्यूट करना पड़ेगा वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में वैल्यू इन यूज का मतलब है, जस्ट वेट, सपोज इस एसेट को मैं आने वाले 5 साल तक यूज कर सकता हूं, करेक्ट। मान लेते हैं कि इस एसेट को, जिसको कि मैंने बुक्स में लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, उस एसेट को मैं आने वाले 5 साल तक लेटेस्ट से अभी यूज कर सकता हूं। तो उन आने वाले 5 साल में
इस एसेट से मुझे जो फ्लोज मिलेंगे, उन फ्लोज की या उन कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसका जो टोटल होगा, उसको हम वैल्यू इन यूज बोलते हैं। तो वैल्यू इन यूज का मतलब है इस एसेट से जो फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट होंगे, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे वैल्यू इन यूज। करेक्ट। रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करने के लिए एक तो तुम्हें वैल्यू इन यूज की जरूरत पड़ती है, और दूसरा तुम्हें जरूरत पड़ेगी नेट सेलिंग प्राइस की। नेट सेलिंग प्राइस की। जब इस एसेट की नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है कि अगर मैं इस एसेट को आज बेचूं, तो नेचुरल है कि कुछ अमाउंट मुझे मिलेगा, लेकिन बेचने में मेरी कुछ खर्चे भी होंगे, जिसको हम कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करने के बाद जो फिगर आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा। जस्ट मैं ऐसे इमेजिनरीली मान लेता हूं, मान लेते हैं वैल्यू इन यूज 70 लाख, करेक्ट, और नेट सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 80 लाख है। तो इन दोनों में से बड़ी फिगर कौन सी है, 80 लाख है। तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 80 लाख। और मान लेते हैं बुक्स में हमने एसेट को 100 लैक्स पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस आपका कितना हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर, दैट विल बी इक्वल टू 20 लाख। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस 20 लैक्स का होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, उसकी रिकग्नाइजेशन भी करनी आनी चाहिए ना। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा, उसको हम हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लॉस है। तो इसको हम बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट तो करते हैं। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से कोई बैलेंस है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू कभी बढ़ जाती है, तो उस केस में उस वैल्यू को हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको हम रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको कॉस्ट मॉडल के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से उनको मेजर करूंगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो उस केस में तो इम्पेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मेजर कर रहा हूं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं जाएगा, 99% उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा। लेकिन बिकॉज हम रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे रीवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से कुछ बैलेंस हो। सपोज इम्पेयरमेंट लॉस जो है 20 लैक्स का, सपोज, करेक्ट। और वैसे तो मैंने कहा कि ये सारा का सारा लॉस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करूंगा, 99.99% में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही डेबिट करूंगा। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से कोई बैलेंस है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करने का मतलब है मैंने एंट्री लिखी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, पूरा 20 का 20। लेकिन अगर मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेटर से 5 लैक्स पहले से ही मौजूद है, तो उस केस में इंपेयरमेंट लॉस पहले मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, और बचा हुआ जो इंपेयरमेंट लॉस है, उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करूंगा। तो इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है मॉडल, बस आप इतना याद रखो कि जो इंपेयरमेंट लॉस होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करते हैं, और अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस पहले से ही मौजूद है, तो उस केस में जो इंपेयरमेंट लॉस होगा, उस लॉस में पहले हम रीवैल्यूएशन मॉडल में जो बचा हुआ बैलेंस है, उसके खिलाफ उसको एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करेंगे। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें आपको इसमें कुछ पता होनी चाहिए। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और केस स्टडीज कर सकते हैं, करेक्ट। लीजिए जी। अब जो मैंने अभी ये चीजें बताई, ये सब चीजें मैंने वही है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबिलिटी, और उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस का मतलब मैंने बताया, कैरिंग अमाउंट, और फिर वैल्यू इन यूज, और नेट सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमिन करते हैं, और इंपेयरमेंट लॉस जो होता है उसका रिकग्नाइजेशन कैसे होगा, इन चीजों पे हमने चर्चा अभी करी है। अब केस स्टडी 1 क्या कहता है, K55 लिमिटेड हैज एन एसेट
which is carried in the balance sheet as at 31st of 3/21 at rupees 1000 lakhs. कोई एसेट है बैलेंस शीट में, हम उसको कैरी कर रहे हैं 1000 lakhs पर, वैल्यू इन यूज ऑन दैट डेट इज 800 lakhs एंड नेट सेलिंग प्राइस इज 750। अब बताओ, इसमें तो मुझे कुछ कराने लायक है ही नहीं, इस क्वेश्चन को तो तुम खुद क्योंकि नहीं कर सकते। वो कहता है आप इसमें कंप्यूट करें इम्पेयरमेंट लॉस, करेक्ट, फिर एंट्री भी पास करें, और वो कहता है इम्पेयरमेंट लॉस के बाद आइटम बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए हम कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। तो आप पहले क्या करा करो, पहले रिकवरेबल अमाउंट अलग से कंप्यूट कर लो। रिकवरेबल अमाउंट के दो पहलू होते हैं, एक तो वैल्यू इन यूज जो तुम्हें दिया हुआ है 800 लैक्स, और दूसरा पहलू होता है नेट सेलिंग प्राइस जो कि तुम्हें गिवन है, जो कि इस केस में 750 है। इन दोनों में से लोअर फिगर नहीं हायर फिगर को हमें पिकअप करना है, जो कि 800 की होगी। एक बार रिकवरेबल रिकवरेबल अमाउंट अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट 1000 है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस है तो अब उसका रिकग्नाइजेशन कैसे करेंगे। मैंने कहा इम्पेयरमेंट लॉस को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे। पहले तो खैर एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट को कम करना पड़ेगा। जैसे तुम डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखते हो, वैसे इम्पेयरमेंट लॉस की पहली एंट्री तो वही होगी। अब जो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, इसको कहाँ डेबिट करें। कहीं रीवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम सीधा का सीधा जितना भी लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस मेरी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जाहिर है कि बैलेंस शीट में अब क्या पोजीशन होगी, एसेट लेस डेप्रिसिएशन का मतलब, क्योंकि जो बैलेंस शीट में एसेट दिखाया होता है वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दिखाया होता है। तो एसेट लेस डेप्रिसिएशन का मतलब है कि बैलेंस शीट में जो एसेट मैंने रिफ्लेक्ट करा हुआ है वो 1000 पर करा हुआ है, उसकी कैरिंग अमाउंट 1000 है। अब उसमें से मैं इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने के बाद जो बच जाएगा तो बैलेंस शीट में अब ये आइटम 800 की वैल्यू पर नजर आएगा। उसके बाद केस स्टडी 2 में क्या कहता है कि कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट जो है 56 लाख की है। कोई एसेट है F99 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, वो आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। जो एसेट है उसकी कॉस्ट आपको 56 लाख की गिवन है। फिर कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर, और जो एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ आपको 10 ईयर्स की उसने दी हुई है, करेक्ट। उसके बाद कहते हैं यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स के बाद सैल्वेज वैल्यू उसकी निल है। करंट कैरिंग वैल्यू, यानी कि अभी तुमने बैलेंस शीट में उसको जो रिफ्लेक्ट करा हुआ है 27,30,000 की वैल्यू पर करा हुआ है। हालांकि उसकी कॉस्ट जो थी वो 56 लाख की थी, डेट्स ए डिफरेंट मैटर। लेकिन करंटली जो उसकी करंटली मतलब करंट बैलेंस शीट में करंट फाइनेंशियल्स में जो उसकी वैल्यू नजर आ रही है 27,30,000 की नजर आ रही है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इस एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेकिन अभी 3 ईयर्स की है। और कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, याद रखें अब की बार तुम्हें रिकवरेबल अमाउंट गिवन ही है, यानी कि तुम्हें वैल्यू इन यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक, तुम्हें नेट सेलिंग प्राइस कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 12 लाख का है। अब उसने एक चीज और बात करी, वो कहता है अपवर्ड रीवैल्यूएशन डन लास्ट ईयर ₹14 लाख। लास्ट ईयर का हमने कोई अपवर्ड रीवैल्यूएशन करा था। मैंने कहा एक एंटिटी जो है साल 2 साल में अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती रहती है, तो लास्ट ईयर हमने कोई रिवैल्यूएशन करा होगा और रिवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर अपवर्ड से है, जो इसका मतलब एप्रिसिएशन हुआ होगा 14 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन की कहानी तुम्हें दी हुई है। पहले तो याद ये रखें कि इस एसेट में, जस्ट वेट, तुम्हारी कॉस्ट जो है वो 56 लाख की तुम्हें गिवन है। कॉस्ट तो 56 लाख की गिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एसेट को तुमने आज से 7 साल पहले खरीदा होगा, क्योंकि 3 साल की उसकी लाइफ बची हुई है। 56 लाख की इसकी कॉस्ट है। अब उसके बाद उसने तुम्हें दे दिया है कि सैल्वेज वैल्यू इसकी निल है और करंट वैल्यू इसकी 27,30,000 है। करंट वैल्यू का मतलब क्या है, करंट वैल्यू का मतलब है 7th ईयर के एंड में, क्योंकि उसके बाद 3 इयर्स बचे हुए हैं। 7th ईयर के एंड में जब तुम हो तो उसका कैरिंग अमाउंट 27,30,000 है। जाहिर है कि ये जो कैरिंग अमाउंट है, इस कैरिंग अमाउंट के अंदर जो मेरा इस कैरिंग अमाउंट के अंदर 14 लाख का रीवैल्यूएशन भी शामिल है। हमने लास्ट ईयर, वो कहता है 14 लाख रुपीस का कुछ
रीवैल्यूएशन करा था तो 14 लाख का हमें गेन हो गया होगा। जब हमने गेन हुआ होगा तो हमने एंट्री उस वक्त लिखी होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई होगी 14 लाख से, इजंट इट और नॉट? तो वो कहता है कि जो कैरिंग अमाउंट है 7th ईयर के एंड में वो 27,30,000 है। जाहिर है कि इस अमाउंट के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व भी शामिल है। रीवैल्यूएशन रिजर्व ही शामिल है का मतलब है कि इस अमाउंट के अंदर जो एप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी शामिल है। इसको यूं कहना चाहिए, यूं कहने की बजाय कि रीवैल्यूएशन रिजर्व शामिल है। जो रीवैल्यूएशन की वजह से एप्रिसिएशन हुआ वो अमाउंट के बाद ये कैरिंग अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, अब वो क्या कहता है। अब वो कहता है तुम्हें कैरिंग अमाउंट तो तुम्हें दे ही दिया है, कैरिंग अमाउंट हमारे पास अब है। अब कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। हालांकि रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस चाहिए होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख का है, तो रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख का है। 27,30,000 और इसको तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 14,30,000 का। 14 की 15,30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब जो मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा था, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया ना, अब की बार तुम इसको सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे रीवैल्यूएशन रिजर्व में 14 लाख रुपीस का बैलेंस है। उसने बताया है कि इससे पहले तुमने कुछ रीवैल्यूएशन करा था, तो 15,30,000 का जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है उसमें से 14 लाख तो मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा, और जो बचे हुए 1,30,000 हैं उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू सेट ऑफ करूंगा, ये मतलब है। और यहां पर तुम्हें ये चीज दिया भी है, कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर रीवैल्यूएशन दैट इज 27,30,000। अब तुमने उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करा 12 लाख से, तो इन दोनों जो कैरिंग अमाउंट है वो हायर है इसके मुकाबले, तो 15,30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब मैंने जो बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि 15,30,000 में से 14 लाख रुपए जो है हम चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व में, और 1,30,000 हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर टू यू? केस स्टडी 3 में कहता है Z44 लिमिटेड परचेस्ड फिक्स्ड एसेट 4 years एगो। 4 साल पहले हमने ये एसेट खरीदा था 150 लाख में। अब वो कहते हैं कि इस एसेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं 10% पर एनम के हिसाब से ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। 4 साल पहले मैंने इस एसेट को खरीदा था। इन 4 साल में कितना डेप्रिशिएशन हुआ होगा? 60 लाख का हो गया होगा, क्योंकि 150 लाख दिया हुआ है। 10% का मतलब 15 लाख, और 4 साल का मतलब 60 लाख। तो इसका 60 लाख का अभी तक डेप्रिशिएशन हो चुका है इसमें, टेक्निकली अगर कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है तो आगे कहता है, इस शीट को फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इट हैज बीन रीवैल्यूड एट 75 लाख। वो कहता है 4th ईयर के बाद इस एसेट को हमने 75 लाख पर वैल्यू करा। फिर कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस वाज रिटन ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले तो यहां समझने की कोशिश करें। तुमने जो एसेट खरीदा था, 4 साल पहले तुमने एसेट खरीदा था, 150 लैक्स में तुमने ये एसेट खरीदा था। पहले साल का डेप्रिसिएशन 15 लाख का होगा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 15 लाख का होगा, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी 15 लाख का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से करा जा रहा है 15 लाख। इसका मतलब इन 4 साल में हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया? 60 लाख का डेप्रिसिएशन दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया, 60 लाख का डेप्रिसिएशन। इसका मतलब 4th ईयर के एंड में इस एसेट की वैल्यू 150 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं, तो इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू 90 लाख या कैरिंग अमाउंट 90 लाख का होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट 90 लाख का होना तो चाहिए चौथे साल के बाद। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4th ईयर के बाद कैरिंग अमाउंट 75 लाख का है। कैरिंग अमाउंट 75 लाख का है, जबकि 90 लाख होना चाहिए। लेकिन उसने हमें एक इशारा कर दिया। वो क्या कह रहा है इनडायरेक्टली, कि चौथे साल के बाद हमने कोई रीवैल्यूएशन करा होगा एसेट का, और अब की बार जैसे पिछले क्वेश्चन में तो अप वैल्यूएशन हुआ था, अब की बार डी वैल्यूएशन हो गया होगा। भाई जब रीवैल्यूएशन करेंगे या तो एसेट की वैल्यू ज्यादा नजर आएगी या कम नजर आएगी। तो 15 लाख का डी वैल्यूएशन हुआ, यानी कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में अभी कोई बैलेंस नहीं है।
इसीलिए कैरिंग अमाउंट चौथे साल के बाद 90 लाख की होनी चाहिए, लेकिन कैरिंग अमाउंट 75 लाख का है। और वो कहता है जो रीवैल्यूएशन करने से लॉस हुआ उसको हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, वो हम करते भी है। तो इसलिए एसेट की वैल्यू 75 लाख की है। ये इस लाइन का मतलब है, रीवैल्यूएशन लॉस वाज रिटन ऑफ और एन एसेट हैज बीन रीवैल्यूड एट 75 लाख। 90 लाख की कैरिंग अमाउंट थी, एसेट को रीवैल्यू करा गया 75 लाख पर, इसीलिए 15 लाख का नुकसान हुआ। फिर कहता है हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन मार्केट प्राइस इज रुपीज 67,50,000। अब उसने हमें यह भी बताया, ऑफ कोर्स ये कैरिंग अमाउंट है रीवैल्यूएशन के बाद, करेक्ट, याद रखें कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूएशन के बाद ही कंसीडर करना है, जो कि 75 लाख है। अब कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। अब उसने हमें दे दिया, वो कहता है however the market price is 67,50,000 and expected disposal cost are 3 लाख। इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट जब मैं कंप्यूट करूंगा उसके लिए मेरे को नेट सेलिंग प्राइस चाहिए होगी, नेट सेलिंग प्राइस 67,50,000, और कहता है डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख की है, डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख की है। तो इसमें से अगर मैं 3 लाख माइनस कर दूं तो 64.50 ये आ जाएगा। और वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे नेट सेलिंग प्राइस भी चाहिए और वैल्यू इन यूज भी चाहिए। अब वैल्यू इन यूज कितना होगा ये देखने के लिए हमने क्या देखा, वो कहता है वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 60 लाख। वैल्यू इन यूज तुम्हारी 60 लैक्स की है। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं, सारी पिक्चर हमारे सामने है, हमें मालूम है कि कैरिंग अमाउंट 75 लाख का है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था फोर्थ ईयर के बाद, करेक्ट। 75 लाख का कैरिंग अमाउंट है, उसको तुम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे, रिकवरेबल अमाउंट नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज में से जो हायर फिगर होगी उससे करोगे, 64.50 से। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में दिया है जो मैंने अभी कराया कि परचेज प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 150 लाख, डेप्रिसिएशन 4 साल का 60 लाख होगा। तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 90 लाख, लेकिन ये 90 लाख का आइटम 75 लाख पर रीवैल्यू करा गया, तो इसका मतलब दिस इज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन। और 90 लाख और 75 लाख का जो डिफरेंस है वो 15 लाख का है। इसका मतलब पहले तो एसेट का प्रॉपर कैरिंग अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अब एसेट का कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन 75 लाख है। फिर आपने नेट सेलिंग प्राइस देखी जो कि 64,50,000 आ गई, जो मैं बता रहा था, और वैल्यू इन यूज तुम्हें दी हुई है 60 लाख। इन दोनों में से हायर फिगर 64,50,000 है। अब 64,50,000 और 75 लाख को तुमने कंपेयर कर करके इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया 10,50,000 का। कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस नहीं है, हालांकि रीवैल्यूएशन हुआ तो है लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस नहीं है। तो इसलिए जो लॉस हो गया उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद केस स्टडी 4 में क्या कहता है? केस स्टडी 4 में कहता है एज पर रिसेंटली इनेक्टेड एनवायरमेंटल लॉस एन एसेट having carrying amount of 100 lakhs has to be destroyed as it fails to meet the requirement of the said laws। अब क्या हुआ, कुछ एनवायरमेंटल लॉस फ्रेम करे गए, करेक्ट, और हमारा एक एसेट था जिसकी की कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू 100 लैक्स की है। और वो कहता है जो इन्वायरमेंटल लॉस ने नॉर्म्स या रूल्स बनाए, हमारा एसेट उसको पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे इस एसेट को अब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एसेट मेरे काम का नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एसेट विल बी 1 लाख, और इस एसेट को डिस्ट्रॉय करने की जो कॉस्ट होगी ना वो 1 लाख रुपीस की लगेगी। हाउ विल यू अकाउंट फॉर द सेम? अब ये पक्का हमें मालूम है कि इस एसेट को डिस्ट्रॉय करना है, सिंस इट इज कंफर्म्ड दैट एंटिटी कैन नॉट कंटिन्यू विद द एसेट, द सेम विल हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। इसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब बिकॉज मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो इसका मतलब मेरे लिए ये एसेट बेकार हो गया, इंपेयर हो गया, करेक्ट। तो अब मुझे रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करनी पड़ेगी। रिकवरेबल अमाउंट के लिए मैं वैल्यू इन यूज को देखूंगा, वो तो निल है, और नेट सेलिंग प्राइस को देखूंगा। अब नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा तो मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो एसेट को डिस्ट्रॉय करना है। उल्टा डिस्ट्रॉय करने के खर्चे 1 लाख हो जाएंगे, यानी कि नेट सेलिंग प्राइस तो 0 है और डिस्ट्रॉय करने के खर्चे 1 लाख हो गए, तो नेट सेलिंग प्राइस तो नेगेटिव आ गई ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
अब इन दोनों में से हायर फिगर कौन सी है? नील है। जाहिर है जीरो नेगेटिव से बड़ा है, तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट जीरो है और कैरिंग अमाउंट 10 लाख है। कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट जीरो है, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस तो आपका 10 लाख का हो गया। तो जब आप आंसर लिखेंगे थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। जो इंपेयरमेंट लॉस है वो तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो इस एसेट को डिस्ट्रॉय करने का खर्चा आएगा वो अभी तो आया नहीं है, वो तो फ्यूचर में आया है ना। तो उस खर्चे को हम AS29 या इंड AS37 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। ऑल्सो एंटिटी शुड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्ट्रॉइंग द एसेट ऑफ ₹1 लाख, बिकॉज ये एंटिटी के ऊपर अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो एंटिटी को इसको प्रोविजन के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन एज पर AS29 या इंड AS37 के हिसाब से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। करेक्ट? तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कहता है केस स्टडी 5। केस स्टडी 5 में कहता है F99 Limited acquired a machine on 1/4/2015 for 7 करोड़। 7 करोड़ का मतलब कितना हो गया भाई? 7 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं ना, मेरे को भी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। 7 जीरो, तो इसका मतलब 700 लैक्स। करेक्ट? 7 करोड़ या 700 लैक्स। F Limited, F90 999 Limited acquired a machine on 1/4/2015 for 7 crore that had an useful life of 7 year। अब कहता है कि जो एसेट है हमने 7 करोड़ में या 700 लाख में खरीदा था, और जब हमने खरीदा था उस वक्त उसकी जो यूजफुल लाइफ थी 7 ईयर्स की थी। कहता है मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। 700 लाख, 7 साल की लाइफ है, इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन 100 लाख का हो गया, क्योंकि कोई सेल्वेज वैल्यू है नहीं। 1/4/2019 को, पहले तो 1/4/2015 में हम हैं। करेक्ट? पहला साल खत्म कब होगा? 31/3/2016 को, फिर 17 को, फिर 18 को, फिर 19 को, यानी कि 31/3/2019 तक 4 साल खत्म हो चुके। 31/3/2019 तक 4 साल खत्म हो जाएंगे। करेक्ट? अब कहते हैं 31/3/2019 के बाद 1/4/2019, यानी कि चौथे साल की 4 साल के खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे 1/4/2019 को कहता है कैरिंग अमाउंट मशीन का जो है वो रीअसेस हुआ 5.10 करोड़ पर। 5.10 करोड़ पर इस एसेट की वैल्यू को जो है वो हमने इस केस में रिकॉग्नाइज करा है। करेक्ट? एक सेकंड जरा माइक को मैं सेटल कर लूं, तो लग रहा है वॉइस कम आ रही है। And the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve। अब कहता है जब मैंने इस एसेट को रीवैल्यू करा, तो पहले तो कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन वाज रीअसेस्ड एट ₹5.10 करोड़ एंड दिस सरप्लस arising out of revaluation being credited to revaluation reserve। तो पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि जब मैंने रीवैल्यू करा 5.10 पे, तो रीवैल्यूएशन करने से नफा हुआ या नुकसान, ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 4 साल के बाद पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट कितना है। तो ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो कैरिंग अमाउंट एज एट 1/4/2015 में 700 लैक्स लिख दूंगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि करोड़ में फिगर्स दी हुई थी और कुछ फिगर यहाँ लैक्स में दिए हैं, तो हमने सारी फिगर्स को लैक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 700 लैक्स या 7 करोड़ एक ही बात है। डेप्रिसिएशन मुझे 4 साल का देखना है, तो 700 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 400 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया 4 साल का। तो मैं कह सकता हूं कि कैरिंग अमाउंट एज एट 31/3/2019 इज 300 लैक्स। अब 4 साल के बाद कैरिंग अमाउंट तो 300 लैक्स है। अब वो कहता है इस 300 लैक्स को हमने 510 लैक्स पर, हालांकि क्वेश्चन में 5.10 करोड़ दिया है, तो मैंने इसको लैक्स में कन्वर्ट कर दिया 510 लैक्स। तो कहता है हमने इसको जब रीवैल्यू करा तो 300 की चीज को 510 पर करा, तो इसका मतलब 300 की चीज 510 पर आ गई, तो 210 का क्या हो गया? अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो गया। इसका मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व में 210 लाख है। तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन इज 510। पहले तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्या कहता है? फिर कहता है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2021, याद रखो 31/3/2019 को 4 साल खत्म हो चुके थे। अब मैं एक मिनट के लिए
दूसरी शीट ले ले। 1/4/2015 से, एक सेकेंड, लो जी। पहला साल खत्म होगा 31/3/2015 को, फिर होगा 31/3/2016 को, फिर 31/3/2017 को, और फिर चौथा साल यहां खत्म हो गया 31/3/2015 16 17। सॉरी, ये 16 को पहला साल खत्म होगा क्योंकि 1/4/2015 से स्टार्ट है ना, 17 18 एंड 19, 4 साल खत्म हो गए। अब वो क्या कहता है, 4 साल के बाद पहले तो पांचवा साल 31/3/2020, 31/3/2021, वो क्या कहता है, फॉर द ईयर एंडेड March 2021, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakh। वो कहता है सिक्स ईयर में कह लो 31/3/2021 को हमें लग रहा है कुछ इम्पेयरमेंट एसेट पे हो सकता है, करेक्ट, कुछ हमें ऐसे इंडिकेशंस लग रहे हैं, तो हमने सोचा एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें। तो हमने जब टेस्टिंग करी तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू इन यूज वगैरह देखते हैं, उसका हम नेट सेलिंग प्राइस वगैरह देखते हैं। तो तुम्हें उसका रिकवरेबल अमाउंट उसने तुम्हें दे ही दिया, यानी कि तुम्हें ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। तो रिकवरेबल अमाउंट तुम्हें 79 लाख का गिवन है, करेक्ट। वैसे तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए वैल्यू इन यूज देखते हैं, नेट सेलिंग प्राइस देखते हैं, लेकिन वो तो गिवन नहीं है। तो इस तारीख को 31 मार्च 2021 को रिकवरेबल अमाउंट लेकिन 79 लाख है। अब तुम्हारे पास इस तारीख तक की, यानी कि फोर्थ ईयर के एंड तक की वैल्यू मौजूद है 510, दैट दिस इज योर कैरिंग अमाउंट, जो कि मैं अभी बता रहा था, ये कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन रिजर्व है। तो इसका मतलब अब तुम्हें कैरिंग अमाउंट भी चेक करना पड़ेगा इस तारीख को। 4 साल के बाद का तो कैरिंग अमाउंट तुम्हारे पास है, पर इस यहां पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, यहां पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट आएगी, उसको तुम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर पाओगे। तो 510 पे अब मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब डेप्रिसिएशन देखो, यहां पर 31/3/2019 खत्म हुआ है, अब 19 के बाद अगला साल 31/3/2020 खत्म होगा। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? इससे पहले तो डेप्रिसिएशन क्या था, 700 लाख डिवाइडेड बाई 7, 100 लाख का था। लेकिन इस तारीख के बाद अब डेप्रिसिएशन ये थोड़ी रहेगा 100 लाख। अब जो मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट करूंगा ना, 510 लाख, रिमेनिंग लाइफ 3 साल की है, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं, 7 में से 4 साल बीत चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स की है। तो इसका मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी ये रिवाइज्ड कॉस्ट है, क्योंकि जब भी कैरिंग अमाउंट की कॉस्ट रिवाइज होती है तो हमें डेप्रिसिएशन को भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन 510 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये शायद 170 आएगा, मुझे एक्जेक्टली पता नहीं, लेकिन फिर भी। तो अब मैंने कंप्यूट करा और वो 170 आ गया, चलो अच्छी बात है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 170। तो 510 में से 170 माइनस करने के बाद 340 कैरिंग अमाउंट आ गया, लेकिन मुझे तो कैरिंग अमाउंट चाहिए 21 का, तो एक साल का और डेप्रिसिएशन दूंगा। डेप्रिसिएशन फॉर 31/3/21 170, क्योंकि अब आने वाले 3 साल में, 4 साल के बाद हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 170 के हिसाब से लगेगा। तो इसका मतलब 510 में से 170 का और 170 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट भी आ रहा है इत्तेफाक से, वो भी 170 आ रहा है। इसका मतलब तुम्हें पता लग गया कि जो कैरिंग अमाउंट यहाँ 510 था, 170 का डेप्रिसिएशन तुमने यहाँ दिया, 170 का और दिया, तो 340 इसमें से माइनस करे तो कैरिंग अमाउंट भी इत्तेफाकन 170 आ गया। तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट तो 170 और रिकवरेबल अमाउंट तुम्हें दिया है 79, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 91 लाख का। ये इंपेयरमेंट लॉस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम इतना भी कर दोगे तो इसमें भी आपके मार्क्स के कटने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लें। मैं थोड़ा सा एक महीन पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का पॉइंट है। अब हमें ये तो मालूम है कि जब रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व में जब बैलेंस होता है, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है, कितने का इम्पेयरमेंट लॉस, 91 का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो हमें ये तो मालूम है कि इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व में, बैलेंस जो था वो कितना था,
210 का है। ये कैसे पता लगा मुझे 210 का है? क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में मैंने बताया था कि एसेट की वैल्यू 300 लाख की थी, लेकिन उसको 510 लाख पर वैल्यू करा गया, तो इसका मतलब 210 लाख से एप्रिशिएट हो गई, तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में गया होगा। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व में 210 लाख का बैलेंस है और इंपेयरमेंट लॉस 91 है। तो कई बच्चे, क्योंकि मैंने अभी तक जिस तरह से समझाया, तो कई बच्चे डायरेक्टली ये सोचेंगे कि अब की बार जो हमारी एंट्री होगी, एक तो एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये तो एंट्री होती है। उसके बाद मैं इंपेयरमेंट लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जनरली ले जाता हूं, या फिर मैं पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाऊंगा, अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाऊंगा, फिर इंपेयरमेंट लॉस। अब कई बच्चे सोचेंगे बिकॉज एम्पेयरमेंट लॉस 91 का है और रीवैल्यूएशन रिजर्व में 210 है, तो सारा का सारा लॉस यही डेबिट कर देते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कुछ नहीं आएगा। वैसे कोई रॉन्ग नहीं है जिस तरीके से मैंने अभी तक बताया है, लेकिन मैं यहां पर जरा एक महीन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं आपसे ये कहूं, जस्ट इसको समझाने के लिए, हाँ ये ऋषि, देखो यहां पर मैंने कहा एसिड की कॉस्ट 700 लाख की थी, करेक्ट। 4 साल का डेप्रिसिएशन 100 लाख का था, 100 लाख के हिसाब से। 4 साल के बाद इसका कैरिंग अमाउंट 300 लाख का था, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने बताया कि चौथे साल के बाद हमने इसको रीवैल्यू करा, तो इस एसेट की वैल्यू 510 लाख पर आ गई, तो इसका मतलब 210 लाख रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ गई, जो कि हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करा होगा, करेक्ट। अब क्या हुआ उसके बाद, फिफ्थ ईयर के एंड में और सिक्स ईयर के एंड में और सेवंथ ईयर के एंड में हम पहुंचे नहीं है, कहानी सिर्फ सिक्स ईयर तक ही है। इस क्वेश्चन में हमने यहां डेप्रिसिएशन दिया। अब हमने जो डेप्रिसिएशन दिया इस वैल्यू पर 170, 170, और अगर मैं सेवंथ ईयर में पहुंचता तो उसमें भी 170 का डेप्रिसिएशन देता। लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन, मान लो ये वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ होता, अगर फोर्थ ईयर के बाद मैं रीवैल्यूएशन नहीं करता, तो कितना डेप्रिसिएशन होता है? 100 लाख का ही डेप्रिसिएशन होता ना, 100 लाख का, आने वाले 3 साल तक 100 लाख का ही डेप्रिसिएशन होता। याद रखो हम सिक्स ईयर में ही तक ही देखेंगे। वैसे ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से अब मुझे एसेट की कॉस्ट को, जो कैरिंग अमाउंट है, उसको रिवाइज करना पड़ गया। अब बिकॉज एसेट का कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो गया, तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रीवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि जो एप्रिसिएशन हुआ रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ, हम कह सकते हैं हमने 70 ज्यादा डेप्रिसिएशन दिया। रीवैल्यूएशन की वजह से हमने 70 इन 2 सालों में एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया, जिसको हम इनहेंस्ड डेप्रिसिएशन बोलेंगे, करेक्ट। तो इनहेंस्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू रीवैल्यूएशन, करेक्ट, वो 70 पर ईयर का है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 210 से वैल्यू बढ़ गई, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आने वाले 3 साल में 70 आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ गया, जिसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन आपने अभी दिया 140। इसका मतलब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ा रीवैल्यूएशन की वजह से, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ना ले जाएं, आप उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करें। नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन कहां ले जाते हैं? हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाते हैं, लेकिन जो इनहेंस्ड डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन है, पहले तो मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व के खिलाफ एडजस्ट करूंगा। इसीलिए जो मैं तुम्हें पॉइंट उस वक्त बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे रीवैल्यूएशन रिजर्व में 210 हैं और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रीवैल्यूएशन रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है और तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस 91 लाख का है, तो दिमाग में यह आ सकता है कि हम सारा 91 लाख इसी में एडजस्ट कर दें। लेकिन यहां पर एक महीन पॉइंट है, मैंने कहा बिकॉज यहां एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें देना पड़ गया, इनहेंस डेप्रिसिएशन देना पड़ गया ड्यू टू रीवैल्यूएशन, जो कि 140 का है। पहले मैं उसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, तो उसकी वजह से इसमें बैलेंस क्या बचेगा? सिर्फ 70 का बचेगा। तो इसका मतलब जो 91 का लॉस है, उसमें से केवल 70 रुपीज इसमें तुम एडजस्ट कर पाओगे और 21 अभी भी तुम्हें पीएनएल में डेबिट करने पड़ेंगे। ये इसमें एडवांस लेवल का पॉइंट है, मैंने कहा ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू?
ठीक है, इसको इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में अभी जारी रहेगी। तो अभी तक हमने करा था केस स्टडी 5 तक। केस स्टडी 6 को अब हम स्टार्ट करते हैं। कहता है के 777 लिमिटेड परचेस्ड ए फिक्स्ड एसेट 4 years बैक एट ए कॉस्ट ऑफ 100 lakhs एंड डेप्रिशिएट इट ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 10% पर एनम। 4 साल पहले मैंने एसेट खरीदा है, 10% डेप्रिशिएशन का रेट है, 100 लाख कॉस्ट है, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, 1 साल का डेप्रिशिएशन। और 4 साल पहले खरीदा था तो 4 साल का डेप्रिशिएशन, इसका मतलब 40 हो चुका है। करेक्ट। कहता है एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ द 4th ईयर, इट हैज रीवैल्यूड द एसेट एट 50 लाख एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि एसेट की जो वैल्यू है, एसेट 4 साल पहले तुमने एसेट खरीदा था 100 लाख में, जिसपे कि 10% आप डेप्रिसिएशन दे रहे थे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और 4th ईयर। 4th ईयर के खत्म होने तक इसका मतलब आप 40 रुपए का डेप्रिसिएशन दे चुके हैं ना 100 में से। तो इसका मतलब इस एसेट का कैरिंग अमाउंट तो 60 लाख का होना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहता है हाउ एवर ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, सॉरी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, 4th ईयर के बाद कहता है एसेट्स को रीवैल्यू कराया हमने तो 50 लाख उसकी वैल्यू नजर आई। बिकॉज इस एसेट की वैल्यू 60 लाख होनी चाहिए थी और 50 लाख पे नजर आई, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन करने से लॉस हो गया। बिकॉज लॉस हो गया तो वो कहता है इसको हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चार्ज कर दिया है, और ठीक करा, कोई गलत नहीं करा। तो पहले तो एसेट की वैल्यू जो कैरिंग अमाउंट मानी जाएगी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, वो 50 लाख की मानी जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, फिर क्या कहता है, कहता है हाउ एवर ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन द मार्केट प्राइस इज ₹45 लाख। अब वो कहता है जिस दिन हमने रीवैल्यूएशन करा, अब उस दिन कैरिंग अमाउंट तो हमें पता लग गया 50 लाख है, लेकिन वो कहता है कि इसकी जो मार्केट प्राइस है ना वो 45 लाख की है। मार्केट प्राइस इज 45 लाख एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट आर 42। यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब है अगर मैं इस एसेट को बेचूं तो मुझे बेच करके 45 lakhs तो मिल सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए का मेरा खर्चा भी होगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस 43 लाख की है, नंबर वन। नंबर टू, फिर कहता है व्हाट विल बी दी ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन दी फॉलोइंग टू सिचुएशन। अब की बार तुम्हें दो वैल्यू इन यूज दी है। सपोज मैं पहले इस वैल्यू इन यूज को कंसीडर कर रहा हूं 40 lakhs को। तो अगर वैल्यू इन यूज 40 lakhs है, वैल्यू इन यूज, तो कैरिंग अमाउंट तुम्हारा 50 लाख है। इन दोनों में से हायर फिगर कौन सी हो गई, 48 हो गई। तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। यानी कि जब क्वेश्चन में, यानी कि हमारा आंसर नंबर ए ये है कि जब वैल्यू इन यूज 48 है तो उस केस में इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, 50 माइनस 48, 2 लाख का होगा। इंपेयरमेंट लॉस विल बी इक्वल टू 2 लाख। और दूसरा क्वेश्चन है अगर वैल्यू इन यूज, सॉरी पहला था 40 लाख, पहला का है 40, तो इन दोनों में से हायर फिगर 43 लाख हो जाएगी। तो इस केस में इंपेयरमेंट लॉस आपका कितना होगा, 7 लाख का हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरा केस है अगर वैल्यू इन यूज 48 लाख की है, तो उस केस में 43 और 48 में बड़ी फिगर 48 मानी जाएगी, तो रिकवरेबल अमाउंट 48 हो जाएगा और इंपेयरमेंट लॉस 2 लाख का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जो मैंने तुम्हें बताया वही चीज यहाँ पर मैंने करी हुई है। पहले तो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 100 लाख की है, तो मैं इधर रख देता हूँ। उसमें से डेप्रिशिएशन 4 साल का माइनस करेंगे 40, तो कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन 60 है, रिवैल्यूएशन के बाद 50 है। तो 10 रुपीज का जो लॉस है, वो रिवैल्यूएशन लॉस है। टेक्निकली ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ना कि इंपेयरमेंट लॉस, 10 लाख का। और कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन 50 लाख है। केस ए है जब वैल्यू इन यूज 40 लाख की है, और केस बी है जब वैल्यू इन यूज 48 की है। तो अब मैं बता ही चुका हूं कि केस ए में 7 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आएगा और इसमें 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका ताल्लुक है कैश जनरेटिंग यूनिट से। अब कैश जनरेटिंग यूनिट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट हमें पता नहीं लगती,
मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है या कोई बहुत बड़ा प्लांट है, करेक्ट? इसके अंदर कोई एक एसेट पड़ा हुआ है। अब उस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट हम फाइंड नहीं कर सकते किसी कारण से। अब मुझे इस एसेट में लेकिन लग रहा है कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि इस एसेट में इम्पेयरमेंट हो चुका है। लेकिन इस एसेट में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट मुझे मालूम होना चाहिए, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट मुझे मालूम नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि ये एसेट इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करता है। मान लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैश जनरेटिंग यूनिट सीजीयू 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 मान लेते हैं 4 कैश जनरेटिंग यूनिट है। कितनी है? 4 कैश जनरेटिंग यूनिट। अब कैश जनरेटिंग यूनिट का क्या मतलब हो गया? देखो यहां पर सपोज कोई एसेट है, अगर वो एसेट इंडिपेंडेंटली मैं उसको यूज कर करके कुछ कैश इनफ्लो हासिल कर सकता हूं। अगर कोई एसेट है, उस एसेट की जो कैश जनरेटिंग पावर है वो किसी दूसरे एसेट पे डिपेंड नहीं करती है, तो हमको तब उस केस में हम कहते हैं कि इसका रिकवरेबल अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एसेट इंडिपेंडेंटली कैश को जनरेट करने में सक्षम है तो हम कहते हैं कि ये जो एसेट है इंडिपेंडेंटली कैश का इनफ्लो कर रहा है एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट कैन बी फाउंड आउट। उस केस में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर, और कई बार ऐसा होता है, जो एसेट है वो इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करता है क्योंकि उसे साथ में दूसरे एसेट की जरूरत भी पड़ती है। तो मान लेते हैं अब कोई एसेट है और उस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट हम इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में कैश का जनरेशन नहीं कर रहा है, इनफ्लो का जनरेशन नहीं कर रहा है। इसका जो जनरेशन है इस एसेट का, एसेट वन का, जब ये एसेट टू और एसेट थ्री के साथ मिलकर के काम करता है तो इन तीनों एसेट को यूज करने से कुछ कैश का इनफ्लो होता है। बात समझें? यानी कि हम इस एसेट का भी रिकवरेबल अमाउंट अलग से कंप्यूट नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों एसेट आपस में जब मिलते हैं, मिलकर के जब इनका यूज होता है तभी कैश इनफ्लो पॉसिबल है। इसका मतलब इन तीनों एसेट को मिलाकर के मैं क्या बोल दूंगा? कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट यानी कि उस केस में जब किसी एसेट का इंडिपेंडेंटली रिकवरेबल अमाउंट फाइंड नहीं हो सकता तो उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए हम पहले तो ये देखेंगे कि वो एसेट कौन सी कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करता है, और फिर उस कैश जनरेटिंग यूनिट का हम कैरिंग अमाउंट देखेंगे और उस कैश जनरेटिंग यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट देखेंगे। तो तब हमें पता लगेगा कि इंपेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहले तो कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब मालूम होना चाहिए। अब इसके अंदर ही एक्चुअली 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को भी आप देख लें। कहता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन मिनिमम सेट ऑफ 4 रूट्स, करेक्ट? Which includes minimum one route in a rural sector. The assets employed to each route and the cash flows from each route can be identified separately. There is an indication that the rural sector route operates at a significant loss. पहले तो इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कि हमारा किसी एंटिटी का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है। एंटिटी का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई ट्रांसपोर्टेशन का पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनटीटी ने गवर्नमेंट को ये कहा है, या यूं कहे कि गवर्नमेंट ने एनटीटी को ये कहा हुआ है कि आप 4 डिफरेंट रूट्स पे बसेस चलाएंगे। 4 रूट्स पे बसेस चलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है तो मुझे इन चारों रूट्स पे बसेस चलानी पड़ेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस रूट पे नहीं चलाऊं और बाकी 3 पे चलाऊं। मैं किसी एक रूट को कर्टेल नहीं कर सकता, करेक्ट? अब उसने क्या लिखा है? एसेट्स, एसेट नहीं लिखा है, एसेट्स। एसेट्स
एक से ज्यादा एसेट। Assets employed to each route and cash flows from each route can be identified separately. वो क्या कह रहा है कि हर रूट में मैंने जो एसेट्स एम्प्लॉय करे हुए हैं, हर रूट में मैंने जो एसेट्स एम्प्लॉय करे हुए हैं, करेक्ट, वो कहते हैं उन एसेट्स के जो कैश जनरेटिंग जो कैश इनफ्लोज हैं वो हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहता है एसेट्स एम्प्लॉयड टू ईच रूट एंड द कैश फ्लोज फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। हम उनके एसेट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैश इनफ्लो को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रूट के। यहां तक ठीक है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि इन रूट्स में से एक रूट ऐसा है जो रूरल सेक्टर में है, रूरल सेक्टर में, और रूरल सेक्टर में जो रूट है ना वो लॉसेस में जा रहा है। रूरल सेक्टर में जो रूट है वो रूरल सेक्टर में जा रहा है। अब यहां पर एक समझने वाला पॉइंट क्या है, समझना हमें ये पड़ेगा कि पहले तो मुझे ये चारों रूट पे बसेस चलानी ही पड़ेंगी। ये चारों रूट पे बसेस चलानी पड़ेंगी। मैं इस रूट को, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इस रूट पे बसें नहीं चलानी है। पहले तो इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो क्या कहता है, इन दिस केस द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी डज नॉट हैव द ऑप्शन टू कर्टेल वन बस रूट। The cash inflows from continuing use of group comprising of four routes are largely independent of the cash flows from the other assets or group of the assets. Thus, in this case, the cash inflows generated by the four routes together comprising cash generating unit. अब जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बिकॉज हमें कंकरेंटली हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एक रूट का कैश इनफ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल कैश फ्लो हमें जनरेट करने के लिए चारों रूट्स पे बसेस चलानी पड़ेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे रूट्स हैं ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट माने जाएंगे, और इसके अंदर जो चार रूट्स हैं, करेक्ट, इसके अंदर जो हमने एसेट्स इंप्लॉय करे हुए हैं ये सब मिला करके एक कैश जनरेटिंग यूनिट माने जाएंगे। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि मैं किसी एक एसेट को अलग नहीं कर सकता। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में उसने कहा, ए माइनिंग ओन्स ए प्राइवेट रेलवेज। माइनिंग, कोई माइन कंपनी है, खुदाई वगैरह करती होगी, और उसकी एक प्राइवेट रेलवेज है। जो माइंस होती है ना उनकी कुछ अपनी प्राइवेट रेलवेज होती है, गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने कई बार देखा होगा फैक्ट्री के अंदर तक रेलवे लाइंस आ रही हैं। तो ए माइनिंग ओन्स ए प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटीज। फिर कहता है प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड फॉर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जीरो, स्क्रैप वैल्यू पर हम इसको बेच सकते। could be sold for scrap value, and the private railway does not generate cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets of the mine. इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हो गया कि प्राइवेट रेलवे को हम स्क्रैप वैल्यू पे बेच तो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रेलवे से जो कैश इनफ्लो होता है कंटिन्यूइंग यूज से, वो लार्जली इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम द अदर एसेट्स ऑफ द माइन। इसका मतलब प्राइवेट रेलवेज में जो एसेट्स हैं ये एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं। इनके कैश इनफ्लो जो हैं वो डिपेंड करते हैं माइनिंग पर भी। तो इसलिए ये दोनों मिला करके एक कैश जनरेटिंग यूनिट मानी जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि इंडिपेंडेंटली इसके अंदर जो एसेट है उनसे कैश जनरेशन नहीं हो रहा है। वो कहता है कि उसके लिए वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है, द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड फॉर स्क्रैप वैल्यू एंड द प्राइवेट रेलवे does not generate cash inflows from continuing use, does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from the other assets of the mine. इसका मतलब ये जो कैश इनफ्लो जनरेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम द अदर एसेट्स ऑफ द माइन। तो इसका मतलब ये माइन के एसेट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए माइन के एसेट्स और प्राइवेट रेलवे के एसेट मिला करके कैश जनरेटिंग यूनिट बनाएंगे।
तो ये भी तुम्हें मालूम थोड़ा-सा होना चाहिए। अब थोड़ा-सा कैश जनरेटिंग यूनिट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स भी देख लेते हैं। A limited company has a CGU which comprise of two assets of 5 lakh and 10 lakh। अब वो कहता है कोई लिमिटेड कंपनी है और उसके उसकी कोई कैश जनरेटिंग यूनिट है और उस कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर दो एसेट है 5 लाख के और 10 लाख के। क्या दिया हुआ है अभी तक क्वेश्चन में? शीट भी साथ साथ रख लूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। पहले तो कहता है कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट। और वो कहता है इस कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर दो एसेट है, एक तो है 5 लाख का, एक है 10 लाख का। अब उसने ये भी बताया जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसका रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख है। तुम्हें रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, याद रखें रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस, लेकिन वो तुम्हें दिया ही हुआ है कि रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख है। फिर कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू। अब जो सीजीयू का इम्पेयरमेंट है इस पूरे सीजीयू का should be allocated to the assets in CGU on pro rata basis on the carrying amount। इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू, अगर इस सीजीयू का कोई इम्पेयरमेंट होता है तो उस इम्पेयरमेंट जो लॉस होगा ना, उस लॉस को मैं एलोकेट करूंगा इस सीजीयू के अंदर जो एसेट है उनमें। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कितना है? 15 लाख है। तो ये इसके अंदर दो एसेट हैं, उनका कैरिंग अमाउंट ये है। और रिकवरेबल अमाउंट जो है कैश जनरेटिंग यूनिट का 12 लाख है। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस 3 लाख का हो गया। अब ये जो 3 लाख का लॉस होगा ना, कुछ इस एसेट में डेबिट करेंगे, कुछ वैल्यू इस एसेट में से कम करेंगे, कुछ इसमें से कम करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? इनके बीच में रेशियो क्या है? 1:2 है। इसका मतलब 3 लाख का जो 3 लाख है उसका 1/3, 3 लाख का 1/3 मैं इसमें से डेबिट करूंगा और इसी तरह से 3 लाख का 2/3 2 लाख रुपए में इसमें से माइनस करूंगा। यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करने के बाद कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जो एसेट है 5 लाख का वो 4 लाख पर नजर आएगा। ये जो एसेट है 8 लाख का नजर आएगा। तो जाहिर है कि एसेट अब 12 लाख पे नजर आएंगे। 3 लाख का जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा ऑफ कोर्स हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर केस स्टडी 8 में उसने ये बताया कि on 31st 3 2017 A Limited acquired B Limited for 600 lakhs। कहता है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर करा। करेक्ट? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर करा कितने में? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर करा है फॉर ₹600 lakhs में। और कहता है जो बी लिमिटेड है उसकी कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट 3 है, एक है एक्स, एक है वाई और कहता है एक है जेड। और उसने ये भी बताया कि जो ये कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं इनकी जो फेयर वैल्यू है वो कहता है 240 एक्स की है, 160 जो है वाई की है और 80 लैक्स जो है इसकी है। फेयर वैल्यू 240, 160 एंड 80 लैक्स। करेक्ट? हमने बी को एक्वायर करा। बी की कुछ कैश जनरेटिंग यूनिट है 3 एक्स वाई एंड जेड जिनकी फेयर वैल्यू इतनी है। कहता है ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ 120। यानी कि ये एक तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हो गया। करेक्ट? बिजनेस कॉम्बिनेशन, हालांकि हम पढ़ तो रहे हैं वैसे अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 और वैसे तो इंड एस 36 भी इसकी तरह ही है। बिजनेस कॉम्बिनेशन बिकॉज इंड एस के अंदर आता है। तो खैर मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो हमने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर करा। वैसे इंड एस में खासतौर से इंड एस 103 के हिसाब से इसको हम बोलेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट की चर्चा है वो इंड एस 36 में है एक्चुअली। तो ए ने बी लिमिटेड को एक्वायर करा 600 लैक्स में। नंबर वन कहता है ए लिमिटेड ने जब इसको एक्वायर करा तो गुडविल रिकॉग्नाइज करी 120 लैक्स की। यानी कि जब हम किसी दूसरी एंटिटी को एक्वायर करते हैं एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में एएस 14 डील करता है, इंड एस में 103 डील करता है बिजनेस एक्विजिशन से रिलेटेड। करेक्ट? अमालगमेशन से रिलेटेड। तो 120 लाख की गुडविल हमने रिकॉग्नाइज करी। करेक्ट? वो कहता है फॉर द अकाउंटिंग ईयर 120 लाख। अच्छा ये नजर नहीं आ रहा है। 120 लाख तक मैंने अभी पढ़ा है। ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज गुडविल ऑफ 120 लाख। कहता है फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st 3/21
एक्स यूनिट, एक्स की बात चल रही है, एक्स कैश जनरेटिंग यूनिट incurred substantial losses and its recoverable amount is estimated 240। वो कहता है इस कैश जनरेटिंग यूनिट को कुछ लॉस हुआ है एक्स को 31/3/21 तक में, और कहता है इसका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो केवल 240 lakhs का है। एक्स जो नाम की कैश जनरेटिंग यूनिट है जिसकी फेयर वैल्यू 240 है, इसमें कुछ लॉस हुआ और इसका रिकवरेबल अमाउंट 240 lakhs का है। फिर कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स आर एज अंडर। याद रखो ये तो फेयर वैल्यू हमें दी थी, अब इनका कैरिंग अमाउंट भी उसने हमें दिए हुए हैं। कैरिंग अमाउंट जो दिए हुए हैं, चलो मैं यही लिख देता हूँ, कैरिंग अमाउंट जो इनके दिए हैं, एक्स का दिया है 240, एक्स का 240, वाई का भी 240 और जेड का 160, और जो गुडविल हमने रिकग्नाइज करी है कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, और ये डिफरेंट यूनिट्स में कुछ गुडविल भी है 24 लाख की, तो टोटल जो है 684 है, 684 है, करेक्ट। अब वो कहता है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू सीजीयू। वो कहता है कि अगर, पहले तो वो कहता है आप इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट फाइंड करें, नंबर वन, अगर हम गुडविल को एलोकेट कर सकते हैं on some reasonable and consistent basis, some reasonable and consistent basis to different CGUs, अगर हम इनको एलोकेट कर सकते हैं, तब आप बताओ कि इम्पेयरमेंट लॉस किस तरीके से कंप्यूट करा जाएगा और ऑफ कोर्स इम्पेयरमेंट लॉस किस तरीके से एलोकेट करा जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है। तो हमने कोई दूसरी एंटिटी को एक्वायर करा, नंबर वन, उसकी कैश जनरेटिंग यूनिट है, तीन है, एक्स वाई एंड जेड, उनके फेयर वैल्यू दी है, उन्हीं कैश जनरेटिंग यूनिट की फिर कैरिंग वैल्यू भी दी है और उन्हीं की कुछ गुडविल भी दी हुई है 684। इसका मतलब गुडविल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट। इफ गुडविल एग्जिस्ट्स, if goodwill exists and it can be allocated on reasonable basis and consistent basis to CGU's, impairment loss should be applied first on goodwill account। अगर गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है और उसको हम एलोकेट कर सकते हैं, तो उस केस में अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो पहले तो उस इम्पेयरमेंट लॉस को गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करेंगे, और फिर बाद में जो एसेट्स होंगे डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स के, उनमें हम उसको एलोकेट करेंगे। अप्लाइड फर्स्ट ऑन गुडविल एलोकेटेड एंड रिमेनिंग शुड बी ऑन द एसेट्स ऑफ द सीजीयू ऑन प्रोरेटा बेसिस। यानी कि बचा हुआ लॉस, पहले तो जो भी लॉस होगा पहले गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग एसेट्स पर करेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में, करेक्ट। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, गुडविल का एलोकेशन करूंगा। गुडविल का एलोकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल जो तुम्हें दी हुई है एग्जिस्टिंग गुडविल, हमें उसकी चर्चा करनी है। 24 लाख, 24 लाख की एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब जो डिफरेंट यूनिट्स तुम्हें दिए है ना, एक्स वाई और जेड, बेटर रहता है कि फेयर वैल्यू के हिसाब से आप गुडविल को एलोकेट करो। तो फेयर वैल्यू जो इनकी दी हुई है 240, 160 एंड 80 लैक्स की हमें दी हुई है। अगर इन फेयर वैल्यू का मैं टोटल करूं तो ये 480 आ जाएगा, करेक्ट। तो गुडविल को जो कि 24 लाख की गुडविल है, जब मैं इस रेशियो में एलोकेट करूंगा तो वो आ जाएगा 12, 8 और 8, तो टोटल 24। नहीं, ये 24 तो आ ही नहीं रहा है, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा तुम्हारा 4, देन इट विल बी 24। नहीं, कितना आ रहा है चेक करना पड़ेगा ये, दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 24, ये आ गया 12, ठीक है पहला तो। फिर है 160 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 24, ये भी 8, ठीक है, तो फिर ये 4 ही आएगा। चलो, तो इसका मतलब ये हो गया टोटल गुडविल को पहले तो मैंने एलोकेट कर दिया, ठीक है ना। एलोकेट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं ये देखूंगा कि इनका कैरिंग अमाउंट कितना है आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द गुडविल।
गुडविल 24 लाख की एलोकेट करने के बाद कैरिंग अमाउंट मैं पहले तो इम्पेयरमेंट किस यूनिट का कंप्यूट कर रहा हूं, मैं एक्स का कंप्यूट कर रहा हूं ना। तो अब मैं ये देखूंगा कैरिंग अमाउंट एक्स का कितना है। एक्स का कैरिंग अमाउंट 240 कितना दिया हुआ था, 260 दिया था, 240 दिया था। 260 क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 260 है एक्चुअली, मैंने यहाँ 240 लिखा हुआ है, 260 है कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और गुडविल मैंने एलोकेट करी है 12। तो अब मैं गुडविल को एलोकेट करने के बाद, यानी कि जिस कैश जनरेटिंग यूनिट का मैं लॉस कंप्यूट कर रहा हूं, तो गुडविल को एलोकेट करने के बाद मैंने उसका कैरिंग अमाउंट देखा। यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसकी तरफ गुडविल कितनी एलोकेट करी जा रही है, 12 की करी जा रही है, 272, करेक्ट। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट हमें दिया हुआ था, रिकवरेबल अमाउंट जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना लिखा था, रिकवरेबल अमाउंट कैश जनरेटिंग यूनिट का 240 लैक्स, वैसे मैंने लिखा भी था, एनीवे 240 लैक्स का रिकवरेबल अमाउंट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है 32 लाख, ये तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस है। तो जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि इम्पेयरमेंट लॉस 32 लाख का हो गया। अब ये जो 32 लाख का लॉस है ना, इस लॉस को कैसे आप एडजस्ट करोगे? पहले तो आप गुडविल की तरफ इस लॉस को एडजस्ट करोगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको तुम फिर रिमेनिंग एसेट्स पर करोगे, रिमेनिंग एसेट्स पर। समझ में आया? ये चीज मैंने यहां पर लिखी भी हुई है। 32 लाख का जो ये लॉस आ गया, जो मैं बता रहा था, करेक्ट, शेल बी अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स गुडविल। अब तुमने जो इस कैश जनरेटिंग यूनिट को गुडविल एलोकेट करी है 12 लाख की, यानी कि 32 लाख में से 12 लाख का लॉस तो गुडविल के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि गुडविल की वैल्यू अब जीरो हो जाएगी जहां तक कैश जनरेटिंग यूनिट का सवाल है। यानी कि जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसके पास, उसमें 260 प्लस 12 की गुडविल थी। अब गुडविल के खिलाफ तुमने 12 लाख का लॉस एडजस्ट कर दिया तो गुडविल तो अब जीरो हो गई ना इसकी। अब ये 260, इसके अंदर जो एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स है, मान लेते हैं एक एसेट 100 का है, एक 160 का है, ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं इसके अंदर दो एसेट हैं, एक 100 का है और एक 160 का है। तो अब बचा हुआ जो लॉस है, 32 लाख का टोटल लॉस था, उस 32 में से 12 लाख का लॉस तो आपने गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। बाकी जो 20 का लॉस बच जाएगा ना, उसको इन दोनों के रेशियो में आप इन दोनों एसेट्स में बांट देंगे। बात समझ में आ गई? जो मैं पॉइंट बता रहा था कि अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है, नंबर वन, नंबर टू, गुडविल को अगर हम रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट कर सकते हैं, नंबर थ्री, तब ऐसी सिचुएशन में कैश जनरेटिंग यूनिट, पहले तो हम ये देखेंगे कि कैश जनरेटिंग यूनिट का कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल कितना है, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। जो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा उस लॉस को उस कैश जनरेटिंग यूनिट की जो गुडविल होगी पहले उसके अगेंस्ट एडजस्ट करा जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग लॉस हो जाएगा उस कैश जनरेटिंग यूनिट के जो रिमेनिंग एसेट्स, जो जो बचे हुए एसेट्स हैं, यानी कि गुडविल के अलावा जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स में प्रोरेटा बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये कहानी आ जाएगी। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये मैंने ऐसे ही यहाँ इमेजिनरीली बीजीएम बताने की कोशिश कर रहा था। मान लेते हैं कि एक्स और वाई के अंदर दो एसेट हैं, एक 100 का, एक 260 का। तो 8 रुपए का लॉस एक एसेट पे चला जाएगा, 12 रुपए का लॉस एक एसेट पे चला जाएगा। यानी कि जो 100 का एसेट है उसमें से 8 माइनस करेंगे, उसका कैरिंग अमाउंट 92 हो जाएगा। जो दूसरा एसेट 160 का है उसमें से 12 माइनस करेंगे तो 240 उसका माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? वैसे क्वेश्चन में दिया भी था, उस वक्त मैं पढ़ना भूल गया। एक्स कंप्राइजेज ऑफ ओनली टू एसेट्स हैविंग बुक वैल्यूज ऑफ 100 एंड 160 लाख, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में तो था कि जब हम गुडविल को डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स में एलोकेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि गुडविल डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स में रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट नहीं करी जा सकती है। सपोज गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू ईच कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन रीजनेबल बेसिस, बट कैन बी एलोकेटेड टू एक्स एंड वाई टूगेदर एंड जेड सेपरेटली। अब की बार वो क्या कह रहा है, पहले तो इस पॉइंट को समझें। अब की बार वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन देखो वही है। पहले तो मैं उस क्वेश्चन को यहां पर एक बार आपके सामने लिख दूं। तीन कैश जनरेटिंग यूनिट है, एक्स वाई एंड जेड। इनकी जो फेयर वैल्यू
दी हुई है वो 280, 240, ये मैं आपके सामने पहले लिख रहा हूं। नहीं नहीं, फेयर वैल्यू कहाँ भाग गई बाबा? 240, 160 और उसके अलावा फिर 80 दी हुई है। और इनका जो कैरिंग अमाउंट दिया है ना वो 260, 240, 160 और गुडविल 24। ये पोजीशन तुम्हें दी हुई है, करेक्ट। अब क्वेश्चन हालांकि नाइन्थ केस स्टडी में क्या कहता है कि अगर गुडविल को हम एलोकेट नहीं कर सकते डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट में ऑन रीजनेबल बेसिस, बट कैन बी एलोकेटेड टू एक्स एंड वाई टुगेदर एंड जेड सेपरेटली। लेकिन गुडविल को अब की बार हम तीनों डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट में तो नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है गुडविल का एलोकेशन जो है एक्स और वाई में करा जा सकता है, यानी कि एक्स और वाई में को मिला करके इसमें करा जा सकता है और जेड में करा जा सकता है। अब की बार ये पोजीशन है, करेक्ट। और कहता है रिकवरेबल अमाउंट एक्स का, और बाकी वही सिचुएशन है, बस अब की बार उसने हमें ये दे दिया कि जो एंटिटी एक्स है, पहले तो जो कैश जनरेटिंग यूनिट एक्स है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट अब की बार तुम्हें दिया हुआ है 360 दिया है, यानी कि हमें बेसिकली कैश जनरेटिंग यूनिट एक्स का इंपेयरमेंट लॉस वगैरह फाइंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे फाइंड करूंगा? ऐसी सिचुएशन में इंपेयरमेंट लॉस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स वैसे तो हम कहते हैं, मैंने कहा कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता, टॉप डाउन अप्रोच हम इसको बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हमने गुडविल अब की बार क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट पे एलोकेट नहीं कर सकते थे, स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये 3 यूनिट है, फिर हमने थोड़ा सा उससे बड़ा वाला ग्रुप देखा तो हमने उसमें एलोकेट कर दी, करेक्ट। तो हमने ये डिसाइड करा कि एक्स प्लस वाई में गुडविल करेंगे और जेड में करेंगे। तो गुडविल की एलोकेशन कैसे करी जाएगी? तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्योंकि अब की बार गुडविल की एलोकेशन जो होगी एक्स प्लस वाई और जेड में होगी, और मैंने कहा गुडविल की एलोकेशन के लिए फेयर वैल्यू को देखा करो। तो एक्स और वाई की फेयर वैल्यू मिला करके अब तुम्हें देखनी पड़ेगी, जो कि 400 की हो जाएगी, करेक्ट। और जेड की फेयर वैल्यू 80 है, टोटल 480 है। यानी कि जो गुडविल 24 लाख की है इंटू 480 बाई 400, इतना हिस्सा तो एक्स एंड वाई में एलोकेट हो जाएगा, करेक्ट। और जो गुडविल 24 है इंटू 80 बाई 480, इतना हिस्सा जो है वो जेड में एलोकेट होगा। ये कितना आ रहा है अभी मैं देख के बताता हूं, मुझे भी एकदम से याद नहीं है, करेक्ट। कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल विल बी, अब इन्होंने भी वही चीज करके दे दी। चलो मैं देखता हूं ये कितना आता है, पहले मैं तुम्हें समझाने के लिए 24 इंटू 480 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू 400 बाई 480 करना चाहिए। ये मैंने 400 बाई 480, 400 कितनी गुडविल थी, 24 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 480, ये आ रहा है 20। यानी कि 20 की गुडविल तो मैं इसमें एलोकेट करूंगा और 8 की गुडविल 4 की गुडविल मैं इसमें एलोकेट करूंगा। गुडविल 24 है, करेक्ट। यानी कि गुडविल की एलोकेशन के बाद ये 420 के हो गए, ये 80 के हो गए, ऑफ कोर्स ये टोटल 524 आ जाएगा, उससे हमारा मतलब नहीं है। मेन चीज हमारा मतलब इससे ये 84 हो जाएगा। गुडविल की एलोकेशन के बाद एक्स और वाई का कैरिंग अमाउंट मिला करके 420 है। अब हमें ये पता लग गया, और एक्स और वाई का रिकवरेबल अमाउंट ये 420 है और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 360 है, करेक्ट। इससे हम कंपेयर करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा, वन इंपेयरमेंट लॉस 60 का आ जाएगा, 60 का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू मिला करके कितनी आ रही है एक्स और वाई की? अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट तो मैंने लिखा ही नहीं है। कैरिंग अमाउंट इनका देखने के लिए मुझे यहां देखना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट ये भी जरा ध्यान रखना है, कैरिंग अमाउंट 260 प्लस 240 500 था, और प्लस गुडविल जो हमने एलोकेट करी, क्योंकि गुडविल की एलोकेशन के बाद कैरिंग अमाउंट देखा जाएगा, ठीक है ना। इंपेयरमेंट लॉस जब भी आप देखेंगे, कैरिंग अमाउंट और फिर जो गुडविल तुमने एलोकेट करी उसको मिला करके देखेंगे। कैरिंग अमाउंट 260 प्लस 240, 400 है एक्स और वाई का मिला के। गुडविल तुमने इनकी तरफ जो एलोकेट करी 20, तो कैरिंग अमाउंट 520 आ जाएगा।
तो अब 520 में से 360 माइनस करेंगे, अब ये ठीक आ रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस 160। तो इम्पेयरमेंट लॉस 160 का आ गया। बाकी वही चीज है जो इम्पेयरमेंट लॉस 160 होगा। पहले तो x प्लस वाई की जो गुडविल मिला के 160 में से 20 तो गुड गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करेंगे। अब 160 में से 20 हटा दिए तो बच गए 140। अब जो बचे हुए 140 हैं वो इन दोनों कैश जनरेटिंग यूनिट के जो एसेट्स हैं, इन दोनों कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट में प्रोरेटा बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि उन एसेट का जो भी कैरिंग अमाउंट होगा उस रेशियो में बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि टोटल इंपेयरमेंट लॉस 160 का था, इसमें से 20 तो तुमने गुडविल के खिलाफ एडजस्ट कर दिया, बच गया 140। अब जो x प्लस वाई है इनके अंदर जितने भी एसेट हैं, अगर मैं मान लू सिंप्लिसिटी के लिए इसके अंदर 4 एसेट्स हैं, 2 एसेट इसके और 2 एसेट इसके, तो उन एसेट्स का कैरिंग अमाउंट का जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में इस लॉस को डिवाइड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? हाँ ये जी। अब नेक्स्ट में क्या है, यानी कि पहले वाले में तो था कि जब हम गुडविल को तीनों यूनिट्स में डिवाइड कर सकें, दूसरे वाले में था तीनों में नहीं कर पाएंगे, केवल 2 कैश जनरेटिंग यूनिट में कर पाएंगे। और तीसरे में क्या है, एज्यूम गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सीजीयू इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीयू। हम किसी भी सीजीयू में नहीं कर सकते और किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीयू में नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाएगा, आपकी बार कहता है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द होल एंटिटी इज 650। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ सारे एसेट्स जितनी भी कैश जनरेटिंग यूनिट है, क्योंकि क्वेश्चन वही है 10th 9th और 8th, तो मैं आप कई बार बता चुका हूं कि कैरिंग अमाउंट 684 है जो मैंने लिखे भी हुए थे। तो आप सीधा इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ कोर्स, और जो रिकवरेबल अमाउंट है 650 तो मैं आपकी बार दे दिया। तो इम्पेयरमेंट लॉस आप देखोगे, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कैरिंग अमाउंट लेना पड़ेगा तीनों कैश जनरेटिंग यूनिट का, जो गुडविल है फिर ऐड करोगे टोटल 684 आ जाएगा। उसको फिर आप रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे, आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। और इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में मैं आप बता ही चुका हूं, पहले जो गुडविल है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, बाकी जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उन तीनों कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स का जो कैरिंग अमाउंट है उन कैरिंग अमाउंट के आधार पर प्रोरेटा बेसिस पर जिसको हम बोलते हैं, फिर बचा हुआ लॉस आप डिवाइड कर दोगे। जैसे 34 में से 24 लाख का लॉस तो गुडविल के खिलाफ चला जाएगा, जो बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस है इसको आप डिवाइड कर दोगे बचे हुए एसेट्स में। तो ये इन क्वेश्चंस की कुछ कहानी है। तो इसमें दो 11 12 दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं फिर नेक्स्ट सेशन में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वेलकम अगेन। तो केस स्टडी 10 करने के बाद केस स्टडी 11 की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी 11 में कहता है कि T678 ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड ए सैशे फिलिंग मशीन on 1/4/2020 for 60 lakh. Correct? फिर कहता है द मशीन was expected to have a productive life of 6 years. At the end of the financial year 2020-21, the carrying amount was 41 lakh. पहले तो यहां तक की जो कहानी है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है एक मशीन खरीदी गई, करेक्ट? एक मशीन जो है खरीदी गई, मशीन 1/4/2020 को खरीदी गई। जैसा कि आपने देखा 1/4/2020 को ये मशीन खरीदी गई है, और जब ये मशीनरी खरीदी गई थी तो 60 लैक्स में खरीदी गई है। और वो कहता है कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31/3/21 को, और जब ये मशीन खरीदी गई तो कहता है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है 6 ईयर्स की है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द कैरिंग अमाउंट इज 41 लाख। और वो कहता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 31/3/21 को इस मशीनरी का कैरिंग अमाउंट जो है 41 लाख का है, इस मशीनरी का। फिर उसने बताया ए शॉर्ट सर्किट, करेक्ट, ए शॉर्ट सर्किट occurred in financial year but luckily the machine did not get badly damaged and it was still in working order at the close of the financial year. ये मशीन डैमेज तो हो गई है, हालांकि थोड़ा सा वर्किंग ऑर्डर में है, लेकिन डैमेज ये हो चुकी है, इसमें बैडली डैमेज नहीं हुई है लेकिन डैमेज तो हो चुकी है। तो जाहिर है इसको हमें इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी।
कहता है मशीन इज एक्सपेक्टेड टू फेच 36 लैक्स, और खास तौर से अगर मैं इस मशीनरी को आज बेचूं तो मुझे सिर्फ 36 लाख ही मिलेंगे। यानी कि इस मशीनरी की नेट सेलिंग प्राइस मुझे दी है, इस मशीनरी का कैरिंग अमाउंट भी दिया है। नो डाउट अगर मैं इन दोनों को मैच करूं तो डेफिनेटली कुछ इम्पेयरमेंट लॉस है। देखा जाए तो इम्पेयरमेंट लॉस 5 लाख का है इस केस में, इस पर्टिकुलर मशीनरी का। लेकिन क्वेश्चन ने आगे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज क्या कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी लिखा है द मशीन वाज एक्सपेक्टेड टू फेच 36 लाख इफ सोल्ड इन द मार्केट, वो मैंने बताया। फिर कहता है मशीन बाय इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश इनफ्लोस। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें ये बताया कि ये जो मशीन है, मान लेते हैं ये मशीन M1 है, ये मशीन जो है इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, कैश फ्लोज को जनरेट नहीं कर पा रही है इंडिपेंडेंटली। बिकॉज ये मशीन इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो का जनरेशन नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मशीन का हम इंपेयरमेंट लॉस कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, जब कोई एसेट अपने आप में कैश इनफ्लो का जनरेशन नहीं कर सकता है तो उस अकेले एसेट का फिर हम इंपेयरमेंट लॉस नहीं कंप्यूट करेंगे। तो उसका इंपेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ये देखेंगे कि ये जो मशीन है कौन सी कैश जनरेटेड यूनिट को बिलोंग करती है। अब आप बोलोगे सर ये सब इंफॉर्मेशन तो दी है, तो ऐसा तो हम क्लियरली कंप्यूट तो कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि बिकॉज ये मशीनरी अकेले अपने आप कैश इनफ्लोस को जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हम इसका इंपेयरमेंट लॉस फिर कंप्यूट नहीं करेंगे। अब ये मशीनरी जिस कैश जनरेटिंग यूनिट मैंने बताया कि बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है इसी तरह की जो मशीनरी है। मान लेते हैं इसी तरह की मशीनरी है M1, M2, M3, और ये सब मिलाकर के एक ग्रुप बन जाएंगे। तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की और कौन सी मशीनें हैं, और उनका एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट मानेंगे, और उस ग्रुप का फिर हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। करेक्ट। तो क्या कहता है, मशीन itself is not capable of generating cash flows. However, the smallest group of assets comprising of this machine and is capable of generating cash flows of 5.4 crore है, 5.4 crores per annum, and has a carrying amount of 3.46 करोड़। अब उसने हमें यहां पर एक इशारा दिया, वो कहता है इसी तरह की मशीनरी का जो एक ग्रुप है जिसको कि मैं कैश जनरेटिंग यूनिट बोलूंगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लोस कर सकता है। उसने बताया कि इस तरह का जो ग्रुप है उसका जो कैश इनफ्लो पर एनम, कैश इनफ्लो वो 5.4 करोड़ का है। ये बेसिकली क्या है, 5.4 करोड़ एक तरीके से ये वैल्यू इन यूज है। यानी कि अगर मैं इन सब मशीनरी को मिला करके यूज करूं तो 5.4 करोड़ का मुझे पर एनम कैश इनफ्लो हो रहा है, एंड हैज ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.46। और वो कह रहा है इन सारी मशीनरी को मिला दें तो उनका कैरिंग अमाउंट जो है वो 3.46 करोड़ का है। और उसने ये भी बताया ऑल सच मशीन्स आउट टूगेदर, अगर हम इन सारी मशीनरी को इकट्ठे बेच दें, आउट कर दें, तो हमें 4.4 करोड़ मिल सकती है। तो बात आपकी समझ में क्या आनी चाहिए, बिकॉज ये मशीनरी अपने आप में कैश इनफ्लो इंडिपेंडेंटली जनरेट नहीं कर पा रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस कैश जनरेटिंग यूनिट को ये रिलेट करती है, और उस कैश जनरेटिंग यूनिट की मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा। तो कैश जनरेटिंग यूनिट की मैंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करी तो मुझे पता लग गया कैरिंग अमाउंट तो इतना है। अब कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वैल्यू इन यूज जो कि 5.4 करोड़ है, और मेरे पास नेट सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, नेट सेलिंग प्राइस 4.4 करोड़ है। इन दोनों में से हायर फिगर 5.4 करोड़ है। बिकॉज जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है अब की बार वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसका कैरिंग अमाउंट 3.46 है, रिकवरेबल अमाउंट 5.4 है। तो मैं कह सकता हूं कि अब की बार जो कैश जनरेटिंग यूनिट है उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि अगर कोई एसेट है और वो इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो भले ही उस एसेट में इंपेयरमेंट लॉस है, टेक्निकली इस मशीनरी में इंपेयरमेंट लॉस है, लेकिन मैं इस लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये मशीनरी एक ऐसी कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करती है जिसमें कि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। तो इफ एन एसेट belongs to a cash generating unit and cash generating unit is not having any impairment loss, then the impairment loss of this machinery will not be recognized. बात समझ में आ गई? तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जो मैंने करा उसी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ करा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो। As per the concerned standard, impairment loss is not recognized for a given asset if related CGU is impaired. Correct? Is not impaired, sorry. Value in use of the group is 5.4 करोड़। वैल्यू इन यूज ऑफ द ग्रुप का मतलब मशीनरी का जो ग्रुप है जो कि कैश जनरेटिंग यूनिट माना जाएगा 5.4 करोड़ से। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 4.4 करोड़ से, तो रिकवरेबल अमाउंट 5.4 करोड़ से, और कैरिंग अमाउंट पूरे ग्रुप ऑफ एसेट यानी कि कैश जनरेटिंग यूनिट का 3.46 करोड़ से। तो इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो इसके मुकाबले कैरिंग अमाउंट के मुकाबले ज्यादा है। तो related CGU, which is group of assets to which the damaged machinery belongs, is not impaired. Correct? तो वो impaired नहीं है, तो इसलिए मशीनरी भले ही उस पर्टिकुलर मशीनरी में इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन मैं उस लॉस को फिर रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन है। फिर आगे के ये जो दो क्वेश्चन है, ये टेक्निकली मैंने तुम्हें जब कॉन्सेप्ट समझाए थे गुडविल के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है, केस स्टडी 12 एंड 13। चलो ये दोनों भी करके फिर स्टैंडर्ड को हम फिनिश करते हैं। करेक्ट? कहते हैं ऑन 31st 3 2017 फाइन इंडिया लिमिटेड एक्वायर्ड शाइन इंडिया लिमिटेड फॉर 15 लाख। याद आया आपको? मैंने ऐसी बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आपको बताया था। 2017 में फाइन इंडिया लिमिटेड ने शाइन इंडिया लिमिटेड को एक्वायर करा 15 लाख में। कहता है जब हमने एक्वायर करा, शाइन इंडिया लिमिटेड हैज, जिस कंपनी को हमने एक्वायर करा उसका नाम शाइन इंडिया लिमिटेड है, और उसके अंदर 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है ए बी सी, जिनकी फेयर वैल्यू तुम्हें गिवन है 6,360 एंड 2,40। पहले तो आप क्या करेंगे, मैंने कहीं रफ में इनकी फेयर वैल्यू को नोट कर लिया। फेयर वैल्यू, ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट है ए बी और सी, इनकी फेयर वैल्यू मैंने नोट करी जो कि 6 लाख है, 3,60,000 है एंड 2,40,000 है। इनकी मैंने फेयर वैल्यू को नोट कर ली, और मैंने सोचा अब नोट तो कर ही लिया है तो इनका रेशियो भी कंप्यूट कर लेते हैं। रेशियो कितना आ जाएगा? 60, 36, 24। इसको और छोटा कर देते हैं तो 12 से चले जाएगा, तो 5:3:2 ये रेशियो आ गया। आपको याद आया मैंने रेशियो क्यों कंप्यूट करा? क्योंकि मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत एक दूसरी एंटिटी को ले रहा हूं, और दूसरी एंटिटी की 3 कैश जनरेटिंग यूनिट हैं। तो जो गुडविल आएगी, तो जब मुझे इनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो जो गुडविल होगी उसको मुझे एलोकेट करना पड़ेगा, और मैं एलोकेट करूंगा तो फेयर वैल्यू में करूंगा, बाकी फेयर वैल्यू की अब कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट? आगे क्या कहता है? आगे कहता है फाइन इंडिया लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ 3 लाख। देखो ये जो गुडविल दी रहती है ना, इससे धोखा नहीं खाना है, क्योंकि इसका यूज होगा नहीं कहीं पर भी। जब मैंने तुम्हारी एंटिटी को एक्वायर करा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो उस वक्त मैंने गुडविल 3 लाख की करी थी, और मैंने आपको एक्वायर 2017 में करा था। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब हो रही है और उस दिन गुडविल का कैरिंग अमाउंट कितना है, हमें उससे मतलब होता है। टेक्निकली हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं CGUA incurred substantial losses during 2020-21। तो अब 2017 के बाद हम आ गए हैं 31 मार्च 2021 को। कहता है इस फाइनेंशियल ईयर में जो कैश जनरेटिंग यूनिट ए है उसको कुछ लॉस इनकर उसने करे हैं, तो जाहिर है उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम करना चाहते हैं। और उसने आगे लिखा है जो कैश जनरेटिंग यूनिट ए है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है इज एस्टिमेटेड एट 3,12,000। उसका रिकवरेबल अमाउंट 3,12,000 हमने एस्टिमेट करा। 31/3, ये जो मैंने डेट लिखी है 21 होना चाहिए, 31/3/21। करेक्ट? तो इसका मतलब 31/3/21 को मुझे अब
इम्पेयरमेंट लॉस देखना है कैश जनरेटिंग यूनिट ए का, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में मुझे देखना पड़ेगा कि गुडविल हम रीजनेबल बेस पे एलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसने बाद में लिखा है, अच्छा उससे पहले उसने ये लिखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स एज ए 31st 3। अब तुम्हें कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है और यहां पर जो गुडविल दी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल उस वक्त तुमने 3 लाख की रिकॉग्नाइज करी थी, लेकिन 31st 3/21 को उसका कैरिंग अमाउंट जो है वो 60,000 का है। कैश जनरेटिंग यूनिट प्लस गुडविल मिलाकर के 9,10,000 के। लास्ट में उसने लिखा है कैलकुलेट करें इम्पेयरमेंट लॉस ऑन दी एजम्पशन डेट गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको ये इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट इनका नोट कर लेंगे। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एंटिटी ए का 3 लाख, कैश जनरेटिंग यूनिट का सॉरी 325 है, इसका 3,85,000 है और इसका 1,40,000 है। तो कैरिंग अमाउंट को आपने पहले तो नोट कर लिया। कैरिंग अमाउंट को नोट करने के बाद मैंने कहा था गुडविल को आप एलोकेट करें, अगर गुडविल रीजनेबल बेसिस पर करी जा सकती है। गुडविल को एलोकेट करने के लिए पहले तो गुडविल 60,000 की है, ध्यान रखना। 60,000 की गुडविल को अपने एलोकेट करूंगा इस रेशियो में, जो फेयर वैल्यू का रेशियो होगा। तो 30,000 आ जाएगा 60,000 का हाफ, 18,000, 60,000 इंटू 3/10 और ये आ जाएगा 12,000। तो गुडविल की एलोकेशन के बाद हम कह सकते हैं कि ये कैरिंग अमाउंट है और ये कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल है, जो कि इस केस में मुझे कैश जनरेटिंग यूनिट ए से ज़्यादा मतलब है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। हालांकि आप इनका भी टोटल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इंपेयरमेंट लॉस जो है कैश जनरेटिंग यूनिट ए का फाइंड करना है। तो मुझे पता लग गया कि कैरिंग अमाउंट आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल जो है वो इतना है, आफ्टर एलोकेशन ऑफ गुडविल 355 है। अब मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट से। उसने हमें रिकवरेबल अमाउंट कैश जनरेटिंग यूनिट ए का दिया था। रिकवरेबल अमाउंट 3,12,000 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। 3,12,000 से मैंने इसको कंपेयर करा। रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो हायर फिगर बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस होता है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया, 3 और 4, 43,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब जो ये इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, मैंने बताया था कि पहले गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करेंगे। कैश जनरेटिंग यूनिट को बिलोंग करती हुई गुडविल जो है वो 30,000 की है। तो जो 43,000 का लॉस हुआ उसमें से 30,000 पहले गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करे जाएंगे। अब जो बचा हुआ 13,000 का लॉस है, वो हम क्या देखेंगे, जो रिमेनिंग एसेट्स हैं गुडविल के अलावा, जो एसेट्स हैं कैश जनरेटिंग यूनिट ए के, कैश जनरेटिंग यूनिट ए के अंदर कुछ एसेट होंगे। तो उन एसेट्स का जो कैरिंग अमाउंट होगा, उन कैरिंग अमाउंट का जो रेशियो होगा, उस रेशियो के आधार पर इस 13,000 के लॉस को हम रिमेनिंग एसेट्स में फिर बांट देंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, सपोज जो 13 क्वेश्चन है इसके साथ फिर ये स्टैंडर्ड खत्म होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हमने स्टैंडर्ड को करा है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर करें, कोई भी चीज छोड़े ना, और हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कराया जाए। 13 भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने चेंज क्या कर दिया, परज्यूम गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस एंड रिकवरेबल अमाउंट इज 8,10,000 ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट ए बी एंड सी। तीनों कैश जनरेटिंग यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट 8,10,000 है। और अगर मैं गुडविल को रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेस पर एलोकेट नहीं कर सकता, तो इस केस में क्या करेंगे। तो इसको अब देखने की जरूरत थी, तो स्टैंडर्ड मैंने कहा खत्म ही हो गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहां देखो। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जब मैं गुडविल को रीजनेबल बेस पर एलोकेट नहीं कर सकता, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, टोटल कैरिंग अमाउंट देखूंगा। टोटल कैरिंग अमाउंट, टोटल कैरिंग अमाउंट मैंने देखा। टोटल कैरिंग अमाउंट में किसका देखूंगा, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल सीजीयू। सारी सीजीयू का जो टोटल है कैरिंग अमाउंट का, वो कितना है टोटल, क्योंकि क्वेश्चन तो पिछला ही था ना।
ये जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, तो कैरिंग अमाउंट हमें यहाँ दिया ही हुआ है 325, 385, 140 प्लस गुडविल, तो 9,10,000. Net carrying amount of cash generating unit including goodwill is 9,10,000. ये ज्यादा आसान होता है जब हम गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, टोटल ले लो इंक्लूडिंग गुडविल और उसको तुम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लो. अब रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट मैंने 8,10,000 लिखाया हुआ है. सारी कैश जनरेटिंग यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट 8,10,000 है. इसका मतलब टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? टोटल इंपेयरमेंट लॉस 1,00,000 का हो गया. अब ये जो 1,00,000 का इंपेयरमेंट लॉस है, इसका ट्रीटमेंट तुम्हें मालूम होना चाहिए. अब जो ये इंपेयरमेंट लॉस 1,00,000 रुपए का हो गया, इस 1,00,000 को आप क्या करेंगे? जाहिर है पहले गुडविल के खिलाफ एडजस्ट करेंगे. गुडविल 60,000 है, तो 60,000 का जो इंपेयरमेंट लॉस है वो तो गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा. बचा हुआ जो 40,000 है उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे रिमेनिंग एसेट्स ऑफ ऑल सीजीयू. जितनी भी सीजीयू हैं, तीनों सीजीयू, उसमें जितने भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स का कैरिंग अमाउंट को हम देखेंगे. कैरिंग अमाउंट का रेशियो देखेंगे और उन रेशियो के आधार पर फिर हम इस 40,000 का जो बचा हुआ लॉस है वो हम रिमेनिंग एसेट्स में एलोकेट करेंगे. तो 1,00,000 रुपए का जो नुकसान है उसमें से कुछ तो गुडविल के खिलाफ और कुछ बचे हुए गुडविल के अलावा जितने भी एसेट्स हैं कैश जनरेटिंग यूनिट के, उनमें वो लॉस एलोकेट करा जाएगा. तो ये है आपका स्टैंडर्ड और AS28. करेक्ट. तो फिर नेक्स्ट सेशन में अब जब आपसे मुलाकात होगी तो किसी नए स्टैंडर्ड के साथ होगी. तो ठीक है, फिर अब इतना काफी है. नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट सेशन में किसी नए स्टैंडर्ड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी. करेक्ट.